पूरे हाल में हंगामा सा हो गया था। दुल्हन बनी निशा को देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शादी फिजा की हो रही थी और दुल्हन बलाज के बराबर में निशा बनकर बैठी थी। कोई तो गड़बड़ है। औरतें एक दूसरे से आपस में इशारे कर रही थी। बलाज के चेहरे पर बेनियाजी थी। इसे नहीं मालूम था कि इसकी होने वाली दुल्हन कौन है। ना इसने नाम पर तवज्जो दी थी और ना ही शक्ल पर, क्योंकि ये मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। वो इस बातों से बेखबर था कि शादी हाल में क्या हंगामा बरपा है। खुद इसके माँ बाप जो नहायत तैश और गुस्से में नजर आ रहे थे, बमुश्किल हसन साहब ने अपनी बेगम को चुप करवा रखा था, वरना तो वह बारात वापस ले जाने को तैयार थी। लेकिन वो इस धोखे को किसी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही थी। दुल्हन बनी निशा का वजूद कांप रहा था। वो नहीं जानती थी कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस वक्त जिस परेशानी में इसके माँ बाप थे, वो चाहकर भी इस निकाह से इनकार नहीं कर सकती थी। नज़र झुकाए बलाज के पहलू में बैठी थी। तभी इसने माँ को इशारा किया, जल्दी करें, कितनी देर हो गई है, रुस्ती करवाएं, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। इसके माथे पर शिकन थी। वो इन लोगों में से था कि शादी से दूर भागते हैं। 32 साल का होने के बावजूद भी अभी तक कंवारा था। अपने डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में इतना सीरियस था कि इसे किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलता था। अभी भी इसे लंदन में एक सेमिनार में शिरकत करनी थी, लेकिन माँ बाप ने ऐलान कर दिया, जब तक शादी नहीं करोगे कहीं नहीं जा सकते। वो भी तंग आ गए थे। इस उम्र में बलाज के 3-4 बच्चे होते, हंजादा हाउस में रौनक होती, चहल पहल, लेकिन अब सिर्फ खामोशी और सुनाटे का राज था। वजह थी बलाज खानजादा का मुसलसल शादी से इनकार। फिर इस दिन भी वो सब लाउंज में जमा थे जब राहिला बेगम ने वो तस्वीर इसके सामने रखी। नाजुक अंदाम सी लड़की। बलाज ने ज़्यादा गौर भी नहीं किया। ये देखो, ये लड़की कैसी है, खुदा के लिए मान जाओ। बलाज क्यों सता रहे हो हमें? इसकी माँ की आंखों में इल्तिजा थी। एक तो वो मुस्कुरा रही थी। अच्छा ठीक है, कर लीजिए आप मनमानी, लेकिन शादी करते ही मुझे लंदन जाना है। शादी की बेड़ियाँ मेरे पाँव में डालने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कभी भी ये मुतालबा ना करे कि मुझे वक्त नहीं देते, या फिर आम शोहरों की तरह मेरे पास बैठकर मेरे हुस्न के सीधे नहीं पड़ते, क्योंकि इन फालतू बातों का वक्त नहीं होता मेरे पास। अगर कल को कोई लड़ाई झगड़ा या किसी मामले में मुझे तंग किया तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा इसे फारिग करने में। इस बात पर राहिला बेगम ने इसे घूर कर देखा था। अच्छा, ऐसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी? गलत बात है ये बलाज। बहुत चाहत से मैं इसे ब्याह कर इस घर में लेकर आऊँगी, इसलिए तो मैं इसकी कदर भी करनी होगी। उन्होंने पहले ही इस पर वाज़िया कर दिया था। यूँ 2-3 महीने में ही सारे मामला तय हो गए थे। लड़की अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, 2 बहनें थीं और एक छोटा भाई। छोटी वाली कॉलेज में, जबकि बड़ी लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। छोटी सी फैमिली थी। इन्हें घराना बहुत पसंद आया। खास तौर पर लड़की, नाजुक, दुबली पतली, बेतहाशा खूबसूरत। लड़की का नाम फिजा था। वो इसे देखकर खुश हो गई। बलाज के साथ ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन तभी सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक दूसरी लड़की ने लाउंज में कदम रखा था। धूप की वजह से चेहरा सुर्ख हो रहा था, लेकिन इस लड़की को देखकर वो पलकें झपकना भूल गई। गहरा सब्ज आंखें, गोरी चिट्टी रंगत, चेहरे पर भला की मासूमियत। लेकिन लड़की फिजा की निस्बत कम उम्र थी। ये लड़की कौन है? वो खोए खोए से लहजे में कह रही थी। राहिला बेगम, ये हमारी छोटी बेटी है निशा, अभी कॉलेज में पढ़ रही है। निशा धीरे से सलाम किया, फिर कमरे में चली गई। लेकिन वो लड़की भी बेतहाशा खूबसूरत थी। खास तौर पर इसकी आंखें सब्ज रंग की, जो देखने वाले को फौरन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। खैर, फिजा को पसंद करके उन्होंने शादी के सारे मामला तय कर लिए थे और आज बारात लेकर हाल में पहुंच गए, तयशुदा वक्त के मुताबिक। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि एक बड़ा हंगामा इस शादी हाल में इनका मुंतज़िर होगा। जब हसन साहब ने इन्हें आकर बताया कि बड़ी बेटी का नहीं, वो लोग छोटी बेटी के साथ बलाज का निकाह कर रहे हैं, वो पूछ के थक गई कि आखिर क्या मामला हुआ है, क्या बात हो गई। लेकिन हसन साहब ने कुछ बताया ही नहीं, इन्हें खामोश रहने का कहा। वो नहायत गुस्से में थी। बस ना चल रहा था कि अभी बारात लेकर वापस लौट जाए। इन्हें अपने समझाने पर शदीद गुस्सा था। बलाज इन सब बातों से बेनियाज खामोश बैठा था। इसने अभी तक अपने पहलू में बैठी दुल्हन को देखा भी नहीं था। वो नहीं जानता था कि दुल्हन फिजा है या निशा, लेकिन माँ बाप दोनों का रवैया घबराहट और गुस्सा लिए हुए थे। ये समझ से बाहर था कि वो दोनों इस कदर गुस्से में क्यों लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद रुस्ती का शोर हुआ। निशा, जो पहले ही लड़स रही थी, रुस्ती के वक़्त और भी डर खौफ इसके वजूद पर छाया हुआ था। तभी इसके बाप ने कान में सरगोशी की, तुम्हारी बड़ी बहन ने तो मुंह काला कर दिया मेरी बच्ची, लेकिन तुम ऐसा ना करना। अगर तुम्हारे ससुराल वाले कुछ उल्टा सीधा कहें तो चुप करके बर्दाश्त कर लेना। वो शदीद ज़हनी अजियत से गुजर रही थी। इसे क्या मालूम था कि ये सब हो जाएगा।
कांपते दिल और खौफजदा वजूद लिए वो गाड़ी में बैठ गई। बलाज का लंबा चौड़ा सरापा था, उम्र में भी वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो तकदीर के इस फैसले पर हैरान थी। ना फिज़ा ये सब कुछ करती, ना ही इसके साथ यूँ अचानक से ये सब होता। रुखसती के वक्त एक आंसू इसकी आंख से ना निकला क्योंकि दिमाग फटने को हो रहा था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठी अपने हाथों को देख रही थी, लेकिन राहिला बेगम गुस्से से इसे देख रही थी। घर जाकर खूब लड़ाई झगड़ा होने वाला था इन दोनों मियाँ बीवी का, क्योंकि यहाँ तो वो अपना गुस्सा निकाल नहीं पाई थी, लेकिन घर जाते ही वो अपने शौहर को खूब सुनाने वाली थी। ये क्या तरीका है हसन साहिब, इनका रिश्ता उन्होंने बड़ी वाली का तय किया और उससे छोटी वाली की कर दी। बजाय इन्हें जलील करने के, इन्हें बातें सुनाने के, आप इनकी बात मानकर छोटी वाली को रुखसत करवा कर ले आए। मेरे बलाज के लिए क्या हम इतने गए गुजरे हैं? मेरा बेटा हीरा है, हीरा। इसे लड़कियों की कमी नहीं थी। मैंने इनकी बेटी का रिश्ता लिया, ये मेरा एहसान था इन पर। वो गुस्से से चीखने लगी। बाहर थोड़े बहुत मेहमान जमा थे, इसलिए वो दोनों कमरे में आकर झगड़ा कर रहे थे। हसन साहिब ने राहिला बेगम को घूर कर देखा था। हाँ तो क्या करते वो गरीब लोग, बड़ी बेटी ने तो इनका मुंह काला कर दिया, घर से भाग गई। इज्जत का मामला था, इसलिए छोटी को रुखसत करवा कर ले आया मैं। जो मुझे सही लगा, इनकी भी इज्जत बच गई और हमारी भी। लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर बालाज को ये पता चल गया तो वो एक मिनट भी इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी एकदम दरवाजे पर खड़ा बालाज कमरे में आया था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या दुल्हन घर से भाग गई थी? इतने बेगैरत लोगों में रिश्ता तय किया आप लोगों ने मेरा। कम से कम लड़की का किरदार तो देखा होता कि वो किस करैक्टर की मालिक है। हसन साहिब को गुस्सा आया था। वो जिस बात को छुपाना चाह रहे थे वो बालाज को पता चल गई थी। हालांकि इसकी खामोशी बता रही थी कि वो इस मामले से अनजान था। राहिला बेगम गुस्से से कहने लगी, तो और क्या, मैं भी तो तुम्हारे बाप को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ए निकाह के वक्त इनकी बेटी घर से भाग गई तो उन्होंने चारे के तौर पर छोटी बेटी को इस्तेमाल किया। बजाय इसके कि वो अपनी गलती मानते, हमें सच्चाई बताते, छोटी का निकाह कर दिया तुमसे। राहिला बेगम इसे सच्चाई बता रही थी। इसकी भवें तन गई। ओह, तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि आखिर शादी हाल में सब लोग इतने तजुब में क्यों हैं? नन्हा बच्चा तो नहीं हूँ मैं। अगर ये सच्चाई है तो आपने छोटी वाली की क्यों रुखसती करवाई? मैं हरगिज़ इसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूँगा। ये धोखा दिया है इन लोगों ने। अब ये भी अपने घर जाएगी। वो चीखता हुआ बाहर निकला था। गुस्सा इतना था कि सामने कुछ भी दिखाई ना देता। वो लॉन्च में आया। घर के मामलात का किसी को इल्म नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि क्या सूरत हाल चल रही है। निशा जो पहले लाउंज में बैठी थी, इसे घर की एक औरत ने बालाज के कमरे में बिठा दिया था क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे राहिला बेगम और हसन साहिब भी थे। बालाज ने इस पर नफरत भरी निगाहें जमाई थी। जो दुल्हन बनी खामोश बैठी थी। इसकी बड़ी बहन ने तो अपने खानदान के मुंह पर कालक मल दी थी। यकीनन ये लड़की भी इसी कैटेगरी की होगी। चलो उठो, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। इस घर में हरगिज़ तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना बड़ा धोखा, वो भी बालाज खानजादे के साथ। वो गुस्से से पागल हो रहा था जैसे। हसन साहिब ने गौर कर इसे देखा। ये क्या कर रहे हो तुम ऐसा नहीं करोगे बालाज, ये मेरा हुक्म है। उन्होंने बेटे का गुस्सा ठंडा करना चाहा। हरगिज़ नहीं बाबा, मैं इस घर में इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा जिनके लिए गैरत और इज्जत बहुत मामूली बातें हैं। निशा जो पहले ही अचानक होने वाली शादी पर शदीद डिप्रेशन और परेशानी में थी, बालाज के गुस्से को देखकर वो मुसलसल कांप रही थी। इसकी जहनी अजियत हद से ज़्यादा हो गई थी। राहिला बेगम खुश हो रही थी कि अच्छा है, इन लोगों की भी ऐसे ही बदनामी हो। बड़े इज्जतदार बन रहे थे। हाल में ये नहीं पता था कि बड़ी बेटी घर से भाग गई है। बालाज ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, आप इसे मत रोकें। वो मजीद इसे बरकार ही थी। चलो लड़की, निकलो इस घर से। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त। खामोश हो जाओ तुम, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला। हसन साहब के चलाने पर वो गुस्से से इन्हें देखने लगा, लेकिन अचानक ही निशा जो बेड के किनारे खड़ी बुरी तरह डरी हुई थी, वो लहराकर ज़मीन पर गिर पड़ी। राहिला बेगम ने नफरत से इस लड़की को देखा, लेकिन बालाज एकदम ही चौंका था। दुल्हन बनी निशा की नाक से खून निकल रहा था। वो बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ी थी। शदीद शॉक की कैफियत में वो हेमोरेज का शिकार हुई थी। बालाज जो अपने साथ होने वाले धोखे पर शदीद बरहम था, लेकिन अब इस लड़की को ऐसी इमरजेंसी की हालत में देखकर इसके अंदर का डॉक्टर जाग गया था। वो फ़ौरन ही इसकी तरफ बढ़ा था, जबकि हसन साहिब शदीद परेशानी में बालाज से कहने लगे,
क्या हुआ है इस लड़की को? इसकी नाक से खून क्यों निकल रहा है और ये बेहोश क्यों हुई है? इनकी बातों का जवाब देते हुए वो कहने लगा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा बाबा, मेडिकल इमरजेंसी है। बालाज ने फौरन ही इसे बांसों में उठा लिया था। वो नाजुक वजूद फूल से भी ज्यादा हल्का था। इसके वजूद से अजीब सी खुशबू आ रही थी। बालाज हैरान था। जैसे ही इसे खुद से करीब किया तो वह इसे बहुत अपनी अपनी सी लगी। इस वक्त मुकम्मल होशो हवा से बेगाना वो इसके बाजुओं में जुड़ रही थी, जबकि सारे मेहमानों में खलबली मच गई कि अचानक दुल्हन बेहोश हो गई है। शायद कोई खतरनाक सूरत हाल बन गई है। वो फौरन ही इसे लेकर हॉस्पिटल में चला आया। वो जानता था ऐसा क्यों हुआ है। ये लड़की शदीद डिप्रेशन और शौक में मुब्तला थी। पिछले कई घंटों से शायद इसका नाजुक दिल इस सिचुएशन को कबूल नहीं कर पा रहा था और ना ही दिमाग, इसलिए ऐसा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद इसे ड्रिप लगा दी गई थी। रिलैक्स करने के लिए एक इंजेक्शन भी लगा दिया ताकि चंद लम्हे वो पुरसकून नींद सो जाए। नर्सिंग स्टाफ ने फौरन ही इसके सारे कपड़े, जेवरात वगैरह उतार कर हॉस्पिटल में आई राहिला बेगम के हवाले कर दिए थे। अस्पताल के कपड़े पहने वो बेड पर लेटी थी। थोड़ी देर बाद बालाज इसे देखने के लिए आया। अभी चंद घंटों पहले ये लड़की इसे बहुत बुरी लग रही थी, जहर से भी ज्यादा। वो इस लड़की को न सिर्फ घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल देना चाहता था। लेकिन अब वो बेड पर लेटी बेबसी के आलम में इसे अपने दिल के करीब महसूस हो रही थी। वो हैरत ज़दा सा रह गया। बहुत छोटी और नाजुक सी लड़की थी, बमुश्किल 19-20 साल की। घनी स्याह पलकें, बड़ी हसीन थी। अभी तक गुलाबी लबों पर लिपस्टिक जमी हुई थी। तभी इसकी नज़र इसके हनाई हाथों पर पड़ी। सिंपल सी मेहंदी लगी हुई थी, बिल्कुल गोल, और कुछ उंगलियों पर यह दुल्हनों वाली मेहंदी हरगिज नहीं थी। जाहिर है वो शायद अपनी बहन की शादी में तैयार हुई होगी, अपने शौक पूरे किए हुए होंगे। लेकिन इसे क्या मालूम था कि बहन की जगह वो खुद ही रुखसत होकर इस शख्स के साथ चली जाएगी जिसे वो अपना बहनोई समझ रही थी। तकदीर ने इनको दोनों के साथ अजीब खेल खेला था। लेकिन बालाज के दिल में फिजा के लिए ना कोई चाहत थी और ना ही मोहब्बत, क्योंकि इसने अरेंज मैरिज की थी और वो न चाहते हुए भी इसे देखता रह गया। एक हाथ जो चादर से बाहर था इसने धीरे से छूकर इसे अंदर किया। तुम कितने खुदगर्ज हो उमैर, मैंने तुम्हारी खातिर घर की चारदीवारी पार की, वालिदैन को धोखा दिया, पार्लर से सीधी तुम्हारे साथ यहाँ आ गई इस फ्लैट में, और तुम अभी भी निकाह ना करने के बहाने बना रहे हो। फिजा की आंखों में आंसू थे। इसके दोनों हाथों में मेहंदी सजी हुई थी, पाँव में भी मेहंदी से लाल हुए पड़े थे। ये मेहंदी किसी और के नाम की थी, लेकिन इसके दिल पर जिसका नाम लिखा था इसने फैसला किया था कि वो इसी के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। उमैर जो इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो इससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। यही वजह थी कि वो इसकी खातिर घर से भागने को तैयार हो गई। पार्लर से सीधी उमैर की गाड़ी में बैठकर इसके साथ इसके फ्लैट पर चली आई थी। उमैर के वालिदैन दुबई में मुकीम थे, जबकि वो यहाँ पढ़ाई की खातिर अकेला ही रहता था। बड़ा ही आवारा और माँ बाप के पैसों पर अय्याशी करने वाला नौजवान था। लेकिन फिजा इन बातों से नावाकिफ़ थी। वो तो इससे शदीद मोहब्बत करने लगी थी, इतनी मोहब्बत के इसे उमैर के अलावा कोई और नज़र ही ना आता। अब जब इसे पता चला कि वालिदैन ने एक बड़ी उम्र के शख्स जो कि पेशे के एतबार से डॉक्टर है इसके साथ इसका रिश्ता तय कर दिया है, तो वो हद से ज़्यादा उखड़ गई। पहले तो माँ के सामने साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ ने भी इसे खामोश करवा दिया। एक डॉक्टर का रिश्ता आया है, अपने आप को खुशकिस्मत समझो, सारी ज़िंदगी ऐश करोगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। फिज़ा, मैं हरगिज़ इस रिश्ते से इनकार नहीं करूँगी। ये सुनकर तो वो और भी गुस्से में पागल हो गई कि लड़के के घर वालों को बहुत जल्दी है। वो महज 2-3 महीने में ही शादी करना चाहते हैं। अब इसके पास वक्त नहीं था। वो हर हाल में सिर्फ उमैर से ही शादी करना चाहती थी। यही वजह थी कि ऐन बारात वाले दिन घर से भागने पर मजबूर हुई। निशा जो खुद भी पढ़ने की शौकीन थी, दिन रात पढ़ाई में मसरूफ़ रहती। इसे कोई खबर ना थी कि फिज़ा किन चक्रों में पड़ी हुई है। वो तो खुशी खुशी बड़ी बहन की शादी की तैयारियां कर रही थी। इस दिन भी वो अपनी मेहंदी का सूट लाकर फिज़ा को दिखा रही थी, लेकिन फिज़ा ने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। क्या करूँ मैं तुम्हारे इन कपड़ों का, बिल्कुल दुल्हनों जैसे कपड़े लिए हैं। ऐसे करो, मेरी जगह तुम दुल्हन बन जाओ। वो गुस्से से इसे देख रही थी। फिज़ा का ये रवैया निशा की समझ से बाहर था। अम्मी, फिज़ा इतने गुस्से में क्यों हैं? वो हैरान परेशान सी माँ के पास चली आई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी बहन का, कहती है कि अभी शादी नहीं करनी। बताओ भला, 24 साल की होने वाली है, अभी शादी नहीं करेगी तो क्या 30 साल की हो जाएगी तब करेगी?
अभी रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, फिर बाद में पता नहीं कैसे रिश्ते आए। इनके चेहरे से परेशानी टपक रही थी, लेकिन निशा को तभी अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कोई तो बात ज़रूर है। लेकिन इस मासूम को क्या मालूम था कि कुछ दिन बाद इसकी जगह वही रुखसत होकर जा रही होगी। होश आने के बाद वो हॉस्पिटल से घर आ गई। ये दूसरा दिन था शादी का और वो सहमी हुई कमरे में बैठी थी। तभी भलाज अंदर आया। वो गुलाबी रंग का हल्का सा सूट पहने बेड के कोने पर खौफजदा सी बैठी सर झुका गई। खौफ इसके चेहरे से टपक रहा था। भलाज को इस रात इसने चीखते हुए देखा तो दहशत से बेहोश हो गई थी। इसे ऐसे रवैयों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो इसके करीब आया तो वो खिसक कर पीछे हो गई। वो हैरान था, इसे देखे गया। कैसी तबीयत है? तुम्हारी नर्म लहजे में पूछने पर निशा को बोलना ही पड़ा। जी अब बेहतर है। इसकी हथेलियाँ पसीने से भीगी हुई थी। कुछ खाना है तो बताओ। भलाज ये लहजे में नरमाहट थी। वो बड़ी दिलचस्पी से इस खूबसूरत लड़की को देखने लगा जो इसकी बीवी बन चुकी थी। भले ही उम्र में इससे बहुत छोटी थी, लेकिन बेपनाह खूबसूरत, इतनी कि इसकी तरफ मतवज्जा हुए बिना ना रह सका। इसने गहरी सब्ज आंखें उठाकर भलाज की तरफ देखा तो जैसे भलाज का दिल इनमें डूब सा गया। वो हैरत ज़दा सा रह गया। इसने आज तक इतनी खूबसूरत आंखें इतने करीब से किसी की नहीं देखी थी, और ये खूबसूरत आंखें किसी और की नहीं बल्कि इसकी बीवी की थी, जो इस वक्त इसके बहुत करीब बैठी थी। इसकी नज़रों से हाइफ होती निशा नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगी, जी मम मुझे भूख नहीं है। भलाज का गुस्सा बहुत खतरनाक था, लेकिन जब वो नरमी से बात कर रहा था तो वो और ज़्यादा घबरा गई। वो इसे क्या बताती कि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। शादी के बारे में तो इसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इसे क्या मालूम था कि अचानक से इसकी शादी हो जाएगी, और अब शायद सामने बैठा इसका शोहर इससे अज़वाजित काज़ों के बारे में बात करे, क्योंकि इसके घर वालों ने और इसने इसीलिए शादी की थी क्योंकि इन्हें घर के लिए एक बहू और अपने बेटे के लिए बीवी की ज़रूरत थी। लेकिन निशा कैसे समझाती भलाज खानज़ादा को कि ये शादी एमरजेंसी में हुई है। ना वो जहनी तौर पर तैयार है और ना ही जिस्मानी तौर पर कोई ताल्लुक़ बनाने के लिए आमादा है। लेकिन ये बताना इतना आसान भी नहीं होगा। पहले ही जो कालक फिज़ा ने इनके ख़ानदान पर लगाई थी, इसके निशान को मिटाना इतना आसान नहीं था। अब वो कोई मज़ाहमत, कोई इनकार नहीं कर सकती। वो इस पोजीशन में नहीं है। यही सोचकर सर झुकाकर वो इसके सामने बैठी रही। तभी भलाज ने थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया था। इसके एक लम्स पर ही वो कांप कर रह गई। इसे यूं घबराता देखकर भलाज बेहतर मुस्कुराया था। फिर वो नरमी से कहने लगा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई जहनी अजियत देना नहीं चाहता। मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारी कैफियत को अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे घर के मामलात का भी इल्म हो गया है। तुम्हारी बड़ी बहन जो बड़ी बेगैरत और बेहया साबित हुई है, वो ऐन शादी वाले दिन घर से फरार हो गई। हालांकि ना मेरी इससे पसंद की शादी है और ना ही मैं इसके इश्क में मरा जा रहा हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत बुरी लगी कि इसने ना सिर्फ हमारे ख़ानदान को धोखा दिया बल्कि अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। वो यकीनन एक बदकिरदार लड़की होगी। निशा को बहुत तकलीफ़ हो रही थी भलाज खानज़ादा के मुंह से ये सारी बातें सुनने में, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अम्मी अब्बू का परेशान चेहरा इसकी निगाहों के सामने से जा ही नहीं रहा था। वो तो सारे मेहमानों से दुआ सलाम करती फिर रही थी, लेकिन जैसे ही ड्रेसिंग रूम में आई, अम्मी रो रही थी। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? इसने फ़ौरन ही माँ को गले लगाया था। हम बर्बाद हो गए, हमारी इज्जत हाथ में मिल गई। निशा तेरी बहन हमारे मुंह पर कालक मलकर घर से भाग गई और वो सकते के आलम में खड़ी रह गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि फ़िज़ा ऐसा भी कर सकती है। जवेरिया हाला जो सब कुछ जान गई थी, वो अम्मी को समझाते हुए कहने लगी, ये वक्त रोने धोने का नहीं बल्कि मामलात को संभालने का है। एक बेटी न सही दूसरी बेटी है तुम्हारी इज्जत को संभालने के लिए। फ़ौरन ही फ़िज़ा की जगह निशा को दुल्हन बना दो, वरना तुम और भाईजान बदनाम होकर रह जाओगे। पूरे ख़ानदान के सामने वो हराफा तो घर से भाग गई। अब बारात आने में चंद लम्हात ही हैं, फ़ौरन ही इसे तैयार कर दो। निशा के वालिदैन ने फ़ौरन मामलात संभालने का फ़ैसला किया और वो हैरत से बस इनका चेहरा देखती रह गई। मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकाल पाई थी, क्योंकि माँ बाप का परेशान चेहरा देखकर वो जैसे जिंदा ज़मीन में दफन होकर रह गई थी। यूँ चुपचाप दुल्हन बनकर बैठ गई। गायब दिमागी से निकाहनामे पर साइन किए। ना कोई रोना धोना, ना वावेला। वो अपने जहन पर सारा बोझ लेती भलाज के साथ रुखसत हो गई। लेकिन यहाँ आकर जब इन लोगों का रवैया देखा तो वो और भी शिद्दत से इसके जहन पर असरअंदाज हुआ।
यही वजह थी कि वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन अब इसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी। बलाज इसे रिलैक्स होने का कहकर कमरे से बाहर चला गया तो वो भी पुरसकून सी बेड के किनारे पर टिक गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। आने वाली इसकी सास रहीला बेगम थी। वो तंज बड़ी नज़रों से इसके वजूद को देख रही थी। इन्हें यूं घूरता पाकर वो डर कर दोबारा उठकर बैठ गई। न जाने क्यों इनकी नज़रों से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी इस पर गोलाबारी करने वाली हैं। लेकिन वो इसके सामने आकर कहने लगी, देखो लड़की, तुम्हारे घर वालों ने तो हमें धोखा दिया, तुम्हारी इस बदकिरदार बहन की वजह से, वरना मैं तो अपने बेटे की बारात वापस लाने को तैयार थी। अपने शौहर की वजह से मजबूर हुई। खैर, अब ये मामला तो पुराने हो गए और तुम दुल्हन बनकर इस घर में आ गई हो। मेरा दिल किसी तौर पर भी तुम्हें कबूल नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की वजह से। ऐसा धोखा मैं कभी किसी का बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन करना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हमारे घर में बच्चे नहीं हैं। अरसा दराज से 30 साल हो गए इस घर में कोई बच्चा नहीं आया। मुझे इस घर में बच्चे चाहिए। मैंने अपने बेटे की शादी इसीलिए की है ताकि जल्द से जल्द इसकी औलाद देख सकूं। वो 10-10, 15-15 दिन घर से बाहर रहता है, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। हम दोनों मियाँ बीवी अकेले होते हैं। इस घर में अब तुम आ गई हो, इस घर में चाहती हो इसका बच्चा भी जल्द से जल्द इस दुनिया में आ जाए। ये बेहोश होने के ड्रामे और रोने धोने के ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे। अब तुम्हें इसके साथ वही ताल्लुक बनाना होगा जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। इसके बाद ही तुम इस घर में रह सकोगी। अगर 2 महीने के अंदर अंदर तुमने मुझे ये खुशखबरी नहीं सुनाई कि मैं दादी बनने वाली हूँ, तो याद रखना मैं ऐसे चाल चलूँगी कि तुम्हें भलाज फ़ौरन तलाक देकर इस घर से निकाल देगा। एक बेटी घर से भाग गई है और दूसरी तलाक का धब्बा सजाकर अपने घर वापस आ जाएगी, तो सोचो तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। इसलिए ज़्यादा ड्रामे, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं। अगर बालाज तुमसे ऐसा कुछ कहे तो यकीनन तुम इसके सामने कहोगी कि मैं अब इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, या फिर मेरी जिस्मानी कंडीशन ऐसी नहीं, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। याद रखना, मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे की औलाद देखनी है। निशा अपनी सब्ज आंखें हैरत से फाड़े सामने बैठे इस औरत को देख रही थी जो इसे बुरी तरह जलील कर रही थी। समझ रही हो ना मेरी बात? तेज लहजे पर वो एकदम सटपटाई थी। जी जी आंटी, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। इसके मुंह से यही अल्फाज अदा हुए थे, गुड गर्ल। अगर ऐसे ही मेरी बातों पर अमल करती रही तो एक दिन तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी और फिर तुम्हारी इस घर में जगह मजबूत हो जाएगी। ये कहकर वो बड़े मज़े से चलती बनी। निशा जो ये सोचकर जहनी तौर पर पुरस्कून हो गई थी कि बलाज इसे अभी कुछ वक्त देगा और इसे कोई जल्दी नहीं इसके साथ अज़वाजी तल्लुकात कायम करने की। वो खुद भी ना जहनी और ना ही जिस्मानी तौर पर तैयार थी, लेकिन अब रहीला बेगम की बातों ने इसके होश उड़ा दिए थे। वो करे तो क्या करे, ये सोचकर इसे फिर रोना आ रहा था, लेकिन वो खुद से फिर कोई परेशानी अपने जहन पर नहीं लेना चाहती थी। रंजीदगी से बैठी रही। राहिला बेगम ने साफ कह दिया था कि वो कोई ड्रामा ना करे, तबीयत खराब के या फिर इमरजेंसी में होने वाली इस शादी की वजह से। अब वो सोच में पड़ गई थी। सोने की नाकाम कोशिश करती वो करवट बदल कर लेटी थी जब कोई धीरे से इसके बराबर में आकर बैठ गया। बलाज इसके बहुत करीब था। वो बुरी तरह घबरा गई। दिल चाह रहा था कि अभी उठकर इस कमरे से बाहर भाग जाए। इसका जहन कबूल ही नहीं कर पा रहा था इस अचानक होने वाली शादी को, तो वो ये सब कैसे करेगी, ये सोचकर इसे रोना आ रहा था। लेकिन बालाज हाँ ज़्यादा अम्बाल में मसरूफ़ था। वो ये भी जानता था कि बराबर में लेटी इसकी बीवी इस वक्त जाग रही है, लेकिन वो जानबूझकर सोने का ड्रामा कर रही है। शायद वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहती। वो ज़बरदस्ती किसी के दिल, किसी के जिस्म पर मुसल्लत होने वाला शख्स नहीं था, इसलिए खामोशी से बैठा रहा। अपना हक होते हुए भी वो इसे कुछ ना कह सका, जबकि निशा परेशान थी। बलाज खुद ही इसके साथ ये सब नहीं करना चाहता, तो वो खुद कैसे इसे मजबूर कर सकती थी। दूसरी तरफ राहिला बेगम का खौफ इसे खाए जा रहा था कि वो सुबह इनको क्या जवाब देगी। जिस तरह खुले ढले अल्फाज में उन्होंने औलाद के बारे में कहा था, यकीनन वो सुबह भी निशा से सवाल करने वाली है। ये सोचकर वो खौफजदा सी हो गई थी। ये रात बड़ी तरह गुजरी थी। उमर प्लीज़, ये सब ठीक नहीं। फिज़ा हिचकिचा रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? यार, हम दोनों मोहब्बत करते हैं और फिर एक दो दिन बाद तुमसे निकाह कर लूँगा, फिर हमेशा तुम यही रहना मेरे पास, तो फिर रिश्ता कायम करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों?
उमैर बड़े अलगावट से इसे कह रहा था, जबकि वो ये सब करने में बहुत अजीब महसूस कर रही थी। तभी दूर होते हुए कहने लगी, लेकिन निकाह से पहले ये सब जायज़ नहीं, हम पर गुनाह होगा। कोई गुनाह नहीं होगा हम पर, और वैसे भी 2 दिन बाद मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, फिर तुम मेरी बीवी बन जाओगी। इस वक्त वो इसके मुकम्मल रहमो करम पर इसकी हर बात मानने पर मजबूर थी। ये नहीं सोचा कि खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। वो न सिर्फ अपने माँ बाप को बदनाम किया, इनकी इज्जत खराब की, बल्कि छोटी बहन को भी इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वो न जी सकती थी और न मर सकती थी। लेकिन उमैर इसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। भला हाथ आई सोने की चिड़िया को कोई कैसे जाने दे सकता था। इसलिए इसे घेर घार कर अपनी बात पर राजी कर लिया। फिजा भी मजबूर थी। वो इसे मुसलसल 2 दिन से निकाह का आसरा दिए जा रहा था। आखिरकार इसकी बात मानने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन अगली रात जो हुआ था, इसने फिजा के होश उड़ा दिए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके साथ ये सब होगा। राहिला बेगम तो वलीमे की तकरीब कैंसिल करना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ हुआ था इसके बाद वो दिल से खफा थी। लेकिन हसन साहिब और बालाज ने वलीमे का रिसेप्शन मुनक्कद किया था। निशा अभी तक अपने वालिदैन से नहीं मिली थी। वो जानती थी इसके वालिदैन किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। जो मैक्सी उन्होंने फिजा के लिए खरीदी थी वो अब निशा ने पहन ली थी। ब्यूटिशियन के जाने के बाद राहिला बेगम इसके पास आई थी। वो इन्हें देखकर कुछ खौफजदा सी हो गई और वो इसकी चमकती खूबसूरती देखकर हैरान रह गई थी। हकीकत बात ये थी कि वो अपनी बहन से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी, खास तौर पर इसकी सब्ज़ आँखें। वो इसके सामने आकर चंद लम्हे से घूरती रही, फिर कहने लगी, एक बात बताओ मुझे, ये वलीमे की तकरीब तो हो रही है, लेकिन वलीमा हलाल हुआ या नहीं? निशा अगरचे कम उम्र थी, लेकिन इनकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी। खामोशी से लब काटती रही। राहिला बेगम ने इसे तेज़ निगाहों से देखा था। फिर करीब आकर सख्त लहजे में कहने लगी, मैं तुम्हारे ये नाटक बर्दाश्त नहीं करूँगी, और आज रात भी तुम अपने घर वालों के साथ नहीं जाओगी। तुम्हें इनकार करना होगा अपने माँ बाप से। मैं बालाज की औलाद जल्द से जल्द इस दुनिया में देखना चाहती हूँ। सुन रही हो ना मेरी बात? इनके गुस्से पर वो सहम गई थी। खामोशी से बैठी रही। क्या कहती? राहिला बेगम तुम कर कमरे से बाहर चली गई, जबकि वो अकेली बैठकर आंखों में नमी लिए इन्हें जाता हुआ देखती रही। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी जब बालाज कमरे में आया। निशा की हसीनो मासूम खूबसूरती ने इसका दिल मोह लिया था। वो तारीफ किए बिना ना रह सका। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में कोई परी बैठी है। वो इसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था और निशा हैरान थी। इसकी मुस्कुराहट एक जादू का असर रखती थी। क्यों इतनी परेशान हो? देखो, जो भी हुआ इसे भूल जाओ। जब मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं एक पढ़ा लिखा मैच्योर इंसान हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके तल्लुक़ कायम नहीं करूँगा, बल्कि मुकम्मल तुम्हारी रज़ा और खुशनौती के साथ तुम्हें हासिल करूँगा। बालाज के चेहरे में नरमी थी। जब से इसने परेशानी और डिप्रेशन की वजह से निशा की वो ख़तरनाक हालत देखी थी, इसका अंदाज बदल गया था। इस लड़की का जब कसूर ही नहीं था तो इसे कसूरवार ठहराकर वो गुनाहगार नहीं करना चाहता था खुद को। क्या तुम गूंगी हो? बालाज के कहने पर वो घबरा गई थी। नहीं मैं गूंगी नहीं हूँ। इसकी घबराहट पर वो मुस्कुराया था। अच्छा ठीक है, चलो नीचे, बाबा बुला रहे हैं हम दोनों को। बालाज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। निशा ने अपना कांपता हाथ इसके लंबे चौड़े हाथ पर रख दिया। इस नाजुक सी परी का हाथ थामे वो नीचे आ गया था। बड़ा लंबा चौड़ा रिसेप्शन था, लेकिन निशा के माँ बाप यूं बैठे थे जैसे वो मुजरिम हो। कोने में छुपकर सबकी नज़रों से ओझल। वो अपने किसी रिश्तेदार को भी साथ नहीं लाए थे, क्योंकि रिश्तेदारों ने वहाँ इनका नाक में दम कर दिया था। सबकी ज़ुबानों पर एक ही सवाल था, शादी फ़िज़ा की हो रही थी तो निशा की रुखसती कैसे कर दी, और फ़िज़ा कहाँ गई? जाहिर है इन सबको मालूम था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनते हुए बातों के मज़े लेना चाहते थे। निशा के बाबा हसन साहिब के शुक्रगुजार थे, जिन्होंने इनकी इज्जत रखी और इनकी बेटी को रुखसत करवा कर ले आए थे। और आज सारे मेहमानों के सामने वो इनकी बहू बनकर स्टेज पर बैठी थी। लेकिन राहिला बेगम के अंदाज में गुस्सा था कि वो निशा की माँ के पास आकर कहने लगी, आज वो आपके साथ नहीं जाएगी, बल्कि हम अपनी मर्जी से इसे बेच देंगे। अब हमें भरोसा नहीं रहा। इनकी बात पर वो दोनों शर्मिंदगी से जैसे ज़मीन में घिर गए थे। निशा की माँ जल्दी से कहने लगी, जी बहन, कोई बात नहीं, जब आप इसे भेजेंगी हम तभी लेने आएंगे। सबकी ज़ुबानों पर निशा की खूबसूरती के चर्चे थे। वो थी ही इतनी हसीन, ऊपर से इसकी सब्ज़ आँखें, चेहरे की मासूमियत,
वो शक्ल से ही परेशान सी लग रही थी, जबकि बालाज इसके पहलू में बैठा था। दिल से तो वो भी खुश था, क्योंकि माँ बाप ने इसके लिए इतनी हसीन खूबसूरत लड़की ढूंढी थी। लेकिन सच में इन दोनों की जोड़ी कुदरत ने मिलाई थी, वरना बालाज का रिश्ता तो फिजा से तय हुआ था। रिसेप्शन काफ़ी देर तक चलता रहा, इसलिए वो थक गई थी। ऊपर से एक दिन पहले जो इसकी हालत थी, इसने इसे निढाल कर दिया था। लेकिन वो अभी भी वैसे ही तैयार बैठी बालाज का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसे राहिला बेगम की बातें अच्छी तरह याद थी। वो भी थका हारा कमरे में आया तो इसे अपने इंतज़ार में बैठा देखकर हैरान रह गया। अरे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी तक क्यों जाग रही हो? नरम लहजे में कहता वो इसके सामने बैठा तो निशा घबरा कर कहने लगी, वो मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अगर मैं सो जाती तो आप नाराज़ हो जाते। ये सुनकर वो मुस्कुराया था। नहीं नहीं, मैं रवायती मर्दों में से नहीं हूँ, एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं इससे छोटी छोटी बातों पर हरगिज़ नाराज़ नहीं होता। वैसे मेरा बिहेवियर बहुत अलग था, यानी कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक लड़की अगर मुझे इतनी जल्दी बदल देगी कि मैं गुस्सा करना भूल जाऊंगा। वो इसे देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था। निशा ने शर्माते हुए चेहरा झुका लिया। हालांकि वो दिल से इस रिश्ते की वजह से जहन पर बोझ महसूस कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इसके सर पर राहिला बेगम का खौफ भी सवार था। उन्होंने पहले ही दिन इस पर वाज़ह कर दिया था कि इन्हें हर हाल में बालाज का बच्चा चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इसे ये सब करना होगा, वरना कहीं वो अपने बेटे से कहकर निशा को तलाक ना दिलवा दे। यही सोचकर वो परेशान थी और बालाज के नज़दीक होने की कोशिश कर रही थी। कपड़े तब्दील करके वो बेड पर आकर लेट गई, जबकि बालाज सो चुका था। इसे रोना आने लगा। वो एक मशरकी लड़की थी, वो अपने मुंह से ये सब नहीं कह सकती थी, लेकिन राहिला बेगम का साथ इसके एहसास पर सवार था। इसे फ्लैट में बंद करके उमैर न जाने कहाँ चला गया था। फिर रात को ही वो वापस आया। फिजा इसे देखते ही चिल्लाने लगी, मैं पूरे दिन से तुम्हारा इंतज़ार करती रही, कहाँ थे तुम? तुमने मुझे झूठा आसरा दे रखा है निकाह का। ये बहुत गलत बात है उमैर। वो रो देने को थी। उमैर ने इसका मजाक उड़ाया था, जैसे कौन सा निकाह? मैं तुमसे कोई निकाह नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे तुमसे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया और अब तुम मेरे रहमो करम पर हो। फिजा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम उमैर? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिजा ने इसका गिरबान पकड़ा था। इसने एक झटके से फिजा को धक्का दिया तो वो बेड पर जा गिरी। फिर हकारत से कहने लगा, अपनी औकात मत बोलो। ये मत बोलो कि तुम घर से भाग कर आई हो यहाँ पर। मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तुम खुद मेरे इश्क में पागल होकर मेरे पास आई थी। अब तनवीर और वली भी आने वाले हैं, इन्हें भी तुम्हें खुश करना होगा। यह सुनकर जैसे वो मौत के मुंह में चली गई थी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। मैंने तुमसे इश्क ज़रूर किया था, लेकिन कोई गुनाह नहीं। अगर तुम मुझसे ये सब करोगे तो मैं मौत को गले लगा लूँगी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं करूँगी। इसने उमैर की आंखों में आंखें डालकर कहा था। उमैर ने नफरत से इसे देखा, फिर कहने लगा, ये वक्त बताएगा कि तुम मेरी बात मानती हो या नहीं। खबरदार जो इस कमरे से बाहर कदम भी रखा। इसने फिजा को कमरे में बंद कर दिया था। पीछे वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। शायद घर से भागने वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है जो फिजा का हुआ था, और यह अंजाम बहुत ही खतरनाक था, इसकी सोच से भी ज़्यादा भयानक। वो रो रो कर पागल हो रही थी, लेकिन उमैर बेरहम बनकर फ्लैट को ताला लगाए बाहर चला गया था। निशा बेतहाशा खुश हो गई थी जब दूसरे दिन बालाज इसे अपने साथ अम्मी अब्बा के पास लेकर जा रहा था। जब वो कमरे में अकेली बैठी थी तो बालाज ने इसे आते ही तैयार होने के लिए कह दिया। खूबसूरत सा सूट पहने वो तैयार हो गई थी और बालाज इसे देखकर हैरान रह गया। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। ये लड़की तो इसके दिल पर कब्जा करती जा रही थी। वो जो हर वक्त हॉस्पिटल में मसरूफ़ रहता था, शादी के 3 दिन बाद ही दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब वो जल्दी आने लगा था। पहले की तरह कई कई दिन तक घर से बाहर नहीं रहता था। राहिला बेगम और हसन साहिब भी खुश हो गए थे कि इसकी रूटीन चेंज हो गई है। इसका मतलब है ये लड़की इनकी उम्मीदों पर पूरा उतर रही है। अभी भी वो जल्दी घर आया तो निशा से कहने लगा, चलो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवा लाता हूँ। ये सुनकर इसका चेहरा खुशी से लाल हो गया था। थोड़ी ही देर बाद वो अम्मी बाबा के सामने थी। अम्मी ने इसे सीने से लगा लिया तो बाबा भी इससे बहुत कुछ पूछना चाहते थे। वो परेशान थे कि न जाने इनकी छोटी बेटी के साथ वो लोग क्या सलूक कर रहे होंगे, लेकिन शुक्र था कि न सिर्फ बालाज बल्कि राहिला बेगम और हसन साहिब का रवैया भी इसके साथ ठीक था। वो चेहरे से ही बहुत खुश नज़र आ रही थी। फिर इसने अकेले में अम्मी को बताया कि ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जहनी तौर पर परेशान थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर निशा की माँ खुश हो गई थी, लेकिन इनके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। न जाने फिजा किस हाल में होगी।
पता नहीं मेरी बच्ची सही सलामत होगी भी या नहीं। मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। कल रात भी वो मुझे ख्वाब में नज़र आई थी, बहुत रो रही थी। ऐसे लग रहा था इसने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर ली है। निशा ये सुनकर और भी परेशान हो गई। तभी अम्मी से बोलने लगी, आप परेशान मत हो, इसे खुद गलती का एहसास होना चाहिए। अगर इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो इसकी जिम्मेदार वो खुद होगी, आप लोग नहीं। इसने ये कहकर माँ को मुतमिन कर दिया था। एक अच्छा दिन गुजारकर वो बालाज के साथ वापस आ गई थी। इस रात वो जाग रही थी और इसकी आंखों में बालाज के लिए मोहब्बत थी। वो हैरान थी। वो सोचती थी कि अभी वो शादी नहीं करेगी, अपनी तालीम पर तवज्जो देगी। लेकिन जब शादी हुई तो इस शख्स के अलावा इसके जहन में कोई भी बात नहीं थी। वो हर वक्त इसके बारे में सोचती रहती थी। अभी भी इसकी निगाहें महसूस करके बालाज आया था। वो जानता था कि वो रिश्ता जो अपनी बीवी के साथ कायम करना चाहता था वो इस पर किसी किस्म का बोझ नहीं था, बल्कि खूबसूरत तल्लुक की तरह बनाना चाहता था। यही वजह थी कि इसने निशा को थोड़ा वक्त दिया था। इनकी शादी को 1 महीना हो गया था और इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि दिली तौर पर। अब निशा इससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी। क्या देख रही हो ऐसे? बालाज ने इसे खुद से करीब किया तो वो शर्मा गई। आप बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर बालाज मुस्कुराया था। अच्छा, ये तो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अपनी मिसेज के मुंह से ये सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है शादी करने का फैसला बुरा नहीं था मेरा। इसकी मुस्कुराहट पर निशा हैरान रह गई। क्या मतलब? आप शादी नहीं करना चाहते थे? तो बालाज ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं शादी जैसी जिम्मेदारी से दूर भागता था। मुझे ऐसे लगता था कि कोई चालाक तेज तराज लड़की मिल गई जो हर वक्त मुझसे लड़ेगी, मुझे ताने देगी, वक्त पर घर ना आने पर मेरा जीना हराम कर देगी तो ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। अगर ऐसी कोई हसीन परी मिल गई जो बहुत नाजुक, बहुत नरम मिजाज होगी, जिसे देखते ही प्यार आ जाएगा, तो ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। निशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। बालाज ने बड़ी खूबसूरती से अपने प्यार का इजहार किया था और ये बात इसे बहुत अच्छी लगी थी। इसने निशा के हाथ थामे फिर इसकी पेशानी चूम ली। पहली बार वो इसके इतने करीब आया था। निशा का दिल धड़क रहा था, लेकिन इसने अपने दोनों हाथ बालाज के कंधे पर रख दिए, गोया अपने आप को इसके हवाले कर दिया था। आज इनका रिश्ता पाया तकमील को पहुंचा था, जो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बालाज इस पर मोहब्बत निछावर कर रहा था। कुछ लड़कियां होती हैं फिजा जैसी, जो अपने खुद पाँव पर कुल्हाड़ी मारती हैं। इसके माँ बाप तो इसके लिए जन्नत जैसी ज़िंदगी सोच रहे थे, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी जहन्नम जैसी खरीद ली थी। 1 हफ्ता हो गया था, इसकी ज़िंदगी जहन्नम से कम नहीं थी। न सिर्फ मैर ने बल्कि इसके दोस्तों ने भी इसकी ज़ात से फ़ायदा उठाया था। जब इसकी हालत ख़राब हो गई तो वह इसे एक दारुल अमान के सामने फेंक कर चले गए। इस दारुल अमान की इंचार्ज बहुत ही नेक और मेहरबान थी। इसने इस लड़की की बुरी हालत देखी तो इसका इलाज करवाने लगी। 15-20 दिन गुजर गए, तब इसकी हालत बेहतर हुई थी। वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों यहाँ फेंक कर गए? तुम अपने माँ बाप के बारे में जानती हो? याद है कुछ इनके बारे में? इंचार्ज के कहने पर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मैडम, खुदा के लिए मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दें। मैं इनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस किसी तरह आप एक बार मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दें। वो रो रो कर इल्तिजा कर रही थी। आखिरकार इंचार्ज को रहम आया। इससे एड्रेस पूछकर उन्होंने फ़िज़ा के बाबा का नंबर मिलाया था। फिर वो लोग खुद फ़िज़ा को लेकर इनके घर चले आए। वो भी क्या करते, माँ बाप थे, मजबूर हो गए थे। लेकिन इन दोनों के अंदाज में नफ़रत थी। फ़िज़ा इनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी। जो मैंने आप लोगों के साथ किया, मुझे इसकी सज़ा मिल गई है। मैं जिसे इश्क का नाम देती रही, वो इसे हवस समझकर कबूल करता रहा। इसने मुझे धोखा दिया। अम्मी, मैं शायद माफ़ी के भी लायक नहीं। आप दोनों मुझे अपने हाथ से मार दें। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। माँ बाप भी क्या करते, मजबूर हो गए थे। आखिरकार उन्होंने फ़िज़ा को घर में जगह दे दी। अब वो यहाँ अपने ही घर में किसी मुजरम की तरह रह रही थी। इसने खुद अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाई थी, लेकिन माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे थे। राहिला बेगम की ख्वाहिश जल्द निशा ने पूरी कर दी थी। ये सब खुदा की तरफ से हुआ था, लेकिन शादी के 2.5 महीने बाद ही से खुशखबरी मिली कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, जबकि बालाज हैरान था। वो कहने लगा, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। शायद तुम्हें इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम खुद अभी इतनी उम्र में छोटी हो। कहती थी कि मैं तुम्हें पढ़ने का शौक़ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद हम बच्चे का प्लान करना चाहिए था। वो बड़े आराम से कह रहा था। ये सुनकर निशा ने इसे घूर कर देखा। हरगिज़ नहीं,
अम्मी को बहुत जल्दी थी। आप नहीं जानते, उन्होंने शादी के दूसरे ही दिन मुझसे कहना शुरू कर दिया था कि इन्हें घर में बच्चा चाहिए और आप ऐसा कहकर मुझे इस घर से निकलवाना चाहते हैं। यह सुनकर बलाज ने इसे अपने सीने से लगा लिया। किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें यहाँ से निकाल सके, फिर वो चाहे अम्मी हो या बाबा, क्योंकि तुम यहाँ रहती हो मेरे दिल में। इसने अपने दिल की तरफ इशारा किया था। यह सुनकर निशा शर्मा गई। अच्छा, वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चे की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, गहरी सब्ज, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। अपनी तारीफ पर निशा ने पलकें झुका ली थी। एक तो तुम शर्माती हुई गजब डाती हो। बलाज ने इसे बाहों में कैद कर लिया। अरे बहू, कहाँ हो? अचानक ही राहिला बेगम की आवाज़ आई तो वो सटपटाकर पीछे हो गई। ये देखकर बलाज हंसा था, लेकिन राहिला बेगम निशा से कहने लगी, ये नजरे बद का तवीज़ है, तुमने हर वक्त अपने बाजू पर बांध कर रखना है। मुझे बहुत फिक्र है कहीं मेरे बच्चों की खुशियों को नजर ना लग जाए। उन्होंने जिस कदर मोहब्बत और चाहत से कहा, निशा को यकीन ही नहीं आया था। बिलाशुबा वो बहुत खुश नसीब ठहरी थी। जितने हदशे, जितनी फिक्र इसे अपने दिल में थी, वो सब दूर हो गई थी। न सिर्फ इसे बलाज की मोहब्बत नसीब हुई थी, बल्कि अपने सास ससुर की भी वो लाडली थी। दूसरी तरफ फिज़ा जिसने घर से भागकर खुद अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाई थी, वो माँ बाप के घर पर भी ऐसे रह रही थी जैसे कोई मुजरम हो। जब भी कोई मेहमान आता या कोई रिश्तेदार, वो किसी कमरे में जाकर छुप जाती और कमरे से बाहर ना निकलती। ये जानकर फिज़ा अपनी इज्जत खो चुकी है, माँ बाप दोनों ही परेशान रहते कि ना जाने इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन निशा की तरफ से वो दोनों मुतमिन थे। वो प्रेग्नेंट थी और जल्द इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। निशा भी ये जानती थी कि फिज़ा वापस आ गई है, लेकिन वो क्या करती? वो इसकी बहन थी। इसने गलत कदम उठाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। जो लड़कियां ऐसे इकदाम उठाती हैं, सिवाय रसवाई के इन्हें कुछ भी नहीं मिलता।